कैंटिलीवर होता क्या है वो बताओ, टॉपिक डालिए। कैंटिलीवर कैंटिलीवर क्या होता है? बीम थी जो किसी भी सपोर्ट से नहीं थी, दोनों पकड़ से हम उसे फोल्ड कर रहे थे। बीम तो ऐसी थी जिसे हम दोनों साइड से पकड़ के मोड़ रहे थे, बीम तो होती है। कैंटिलीवर क्या होता है? एक रिजिड सपोर्ट से वो टाइट बनना होता है, ये रहा रिजिड सपोर्ट, और ये रही आपकी बीम। इसको किसी एक एंड से टाइट बांध दिया जाता है। टाइट बांधने के बाद अब ये भी कोई बीम है तो इसमें भी कोई एक ऐसी एक्सिस होगी जो इसको मोड़ने पर चेंज नहीं होगी। हम क्या करते हैं, वहां पर एक वेट लटका देते हैं। वेट लटकाते हैं, जैसे वेट लटकाते हैं तो ये रॉड जो सीधी थी वो अब थोड़ी सी क्या हो जाती है, अपनी जगह से टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती है, नीचे झुक जाती है। इधर से तो रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई है, इधर से खुली हुई है, तो यहाँ से हम इसको धक्का लगाएंगे। धक्का लगाने से ये सिरा तो हिलेगा नहीं, बाकी इसके जितने भी प्लेन है इस रॉड के वो सब अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे। अभी तो जब इसको वेट नहीं लटकाया तो सारे प्लेन अपनी जगह स्टेशनरी है। जैसे ही आपने इस पर वेट लटकाया, ये वाला एंड तो अपनी जगह से नहीं चेंज होगा, लेकिन इसके बाकी अंदर के जो प्लेन होंगे वो अपनी अपनी जगह से थोड़े थोड़े नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आके नीचे आ जाएंगे, झुकाव आ जाएगा। झुकाव जब आता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लिया कि झुकाव आने पर ये पॉइंट आपके यहाँ पहुँच जाता है। ये यहाँ पहुँच जाता है। ये वाला है झुकाव आने के लिए इसे यहाँ जाना है। बीच में एक इसके न्यूट्रल प्लेन होता है जो कभी अपनी वो चेंज नहीं करता है, बेंड ज़्यादा होता है। और ये बीच वाला प्लेन है जो जिसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, ये वो है। ये प्लेन जो बीच में मैंने डार्क लाइन से शो किया है, ये वो प्लेन है, इसके बीच वाला प्लेन जिसकी लेंथ ना तो बढ़ती है ना कम होती है। लेकिन इससे ऊपर वाले जो थे, अपर सरफेस की लेंथ बढ़ जाती है और नीचे वाले सरफेस की लेंथ कम हो जाती है। लेकिन बीच वाला ऐसा सरफेस है जिसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर हमने वेट लगाया है इस पर W, तो जो कैंटिलीवर है वो यहाँ से इधर पहुँच गया, और जो बीच वाली एक्सिस थी वो ये रही, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आ रहा है नहीं ये थोड़ा? ये तीन है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये बीच वाला, जहाँ से चेंज नहीं होगा। ये वाला पार्ट इधर पहुँच गया, ये वाला पार्ट मैंने डार्क लाइन से शो कर दिया, और नीचे वाला पार्ट फिर मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया। ठीक है, जो यहाँ डॉटेड लाइन से शो है वो यहाँ पर डार्क से हो, और दोनों डार्क वाले यहाँ पर डॉटेड से शो कर दिया। जो बीच वाला जो डॉटेड लाइन है और जो डार्क लाइन है, दोनों की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसका यही लेंथ बढ़ेगी और इससे ये वाली लेंथ कम होगी। ठीक है, इस पूरी रॉड जो मानी है उसकी लेंथ मानी मैंने L, जो रॉड थी वो L लेंथ की थी। यहाँ बीच में मतलब डायग्राम से ही बनना तुम लोग है ना, जब बनाना ना इसको तो ऐसे बनाना कि यहाँ से ये जब झुके तो बीच में से होके जाएगी लाइन। ये जब आगे बढ़ेगी ना, इसको थोड़ा सा ऊंटा बनाना,
में से क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आया है, जो कट पॉइंट आया है, ये साइड में नहीं आना चाहिए, यहाँ बीच में आना चाहिए कट पॉइंट। ये जो बीच का कट पॉइंट आ रहे हैं तीनों, ये जो कट पॉइंट है वो यहाँ नहीं आना चाहिए कोने पर, वो बीच में आना चाहिए। बीच में आने पर ये कट पॉइंट होगा, एक ये कट पॉइंट होगा, दो कट पॉइंट होंगे इसके, ठीक है। इसको नाम दूंगी मैं P, और ये यहाँ नहीं है, मिड पे होगा। और ये वाला पॉइंट है, इसको नाम दूंगी P डैश। ये वाला P से कहाँ पहुँच गया है, P डैश पे पहुँच गई। यहाँ P था, ये वाली उठ के आपके यहाँ पर आ गई और P डैश पे बनाओ इसकी। P से P डैश तक की डिस्टेंस मानी मैंने y, ये y एक्सिस की तरह काम करेगा। और यहाँ से P तक की डिस्टेंस मानी, जहाँ से ये झुकना चालू हुआ है, x। तो ये जो डिस्टेंस निकली वो क्या निकली, l माइनस। लेकिन बनाना अच्छे से, ये वाली चीज जो है वो बीच में लाना, कोने में नहीं आनी चाहिए। मेरी कोने में आ रही है बार बार, बनाओ अच्छा है। ये वाली जो लाइन होती है ना बीच में, न्यूट्रल एक्सिस, इसका मिड पॉइंट ही मान लो यहाँ P। ये उठ के कहाँ पहुँच गया है, यहाँ, इसको मान लो आप P डैश। ये y एक्सिस का तो इसकी डिस्टेंस y, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस x, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस l माइनस x। ये न्यूट्रल एक्सिस है, नहीं यही है न्यूट्रल एक्सिस। तो मिड पॉइंट माना इसका P, ये उनकी कहाँ पर मिड पॉइंट का मिड पॉइंट कहाँ पर गया, P डैश को। दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई y, क्योंकि यहाँ झुकेगा तो वर्टिकल लाइन के अलाउंग झुकेगा, तो इसकी डिस्टेंस y, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसकी डिस्टेंस x, जो मिड पॉइंट है वो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, P डैश के, ऐसे तो x है और ऐसे y है, तो कोऑर्डिनेट होगा इसके x और y। x यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, l माइनस x यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। आज तो ऑनलाइन एक भी बच्चा ही नहीं है। अब देखो हमें निकालना क्या है, बढ़िया। हमें यहाँ पर निकाल के क्या लाना है, आपने वेट लगाने से झुकाया है, झुकाने पर आपने इसमें कितना टॉर्क अप्लाई किया है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब इसका बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, बेंड हो गया। कल बेंडिंग दोनों साइड से हो रहा था, आज बेंडिंग केवल एक साइड से, एक स्थिर है और दूसरा आपका बेंड है, इतना फर्क है। कल आपने एक साइड दोनों साइड को पकड़ के तब बेंड किया था, आज एक को तो स्ट्रेट से बांध दिया और दूसरी को पकड़ के। वेट आप बढ़ाते जाओ, इसको जितना बढ़ाते जाओगे ये उतना नीचे आता जाएगा। कितना भी वेट बढ़ा लो लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखो let us consider a beam whose one end is tightly attached to a stand
is at other end. This condition is called cantilever. This condition is called cantilever, जिसके अंदर एक को तो टाइटली सिचुएटेड कर दिया जाता है और एक को बैंड करके लटका दिया जाता है। तो जो ये बना, ये कोई कंडीशन या कोई प्रोसेस जिसके अंदर ऐसा काम किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कैंटिलीवर। फिर पैराग्राफ चेंज करो, अब लिखो इसके अंदर, लेट अस कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L whose one end is connected to a rod at point A. One end is connected to a rod at point A. And at other end weight W is carried on it. At distance small x, P is a point on neutral axis. P is a point on neutral axis which goes at a point on P dash after applying weight. Goes at point P dash after applying weight. Along y-axis. फुल स्टॉप के बाद लिखो सेकंड एंड बी reached at B dash, second and B reached पहुंचना, reached at B dash on weight W. Distance of B from point P is L minus x. The distance of point B from point P is L minus x. L minus x, कैपिटल L लिया है हमने, कैपिटल L minus x. हम क्या करते हैं कि इसको तो ऑरिजिन मानते हैं, क्योंकि ये तो अपना ऑरिजिन ऐसा होता है जो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। ये भी यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जो कभी अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा। एक को छोड़ के सब ऐसे हैं, यहाँ पर जितने भी हैं पॉइंट्स सब अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे अगर आप वेट अप्लाई करते जाओगे। केवल ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कभी पोजीशन चेंज नहीं करता है? ए। तो हमें पता है जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके अंदर जो एक्स हो गई, ये तो एक्स हो गई, ये वाई हो गई, तो ये किसका नाम कर रहा है यहाँ पर? ऑरिजिन का, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर केवल ऑरिजिन ही ऐसा होता है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू चेंज करने पर वाई की वैल्यू क्या होती जाती है? चेंज हो सकती है, लेकिन ऑरिजिन पर दोनों की वैल्यू क्या रहती है? अपनी सेम रहती है। ऑरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आप कभी भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ए ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑरिजिन की तरह बिहेव कर रहा है। अब मुझे पता है जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? एक्स। देखो एक बार ये वेट अप्लाई किया है, इसमें दो केस पढ़ने वाले हैं हम। एक केस तो पढ़ेंगे ऐसा कि इसमें हम जो रॉड ली है उसके
वेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब वेट अप्लाई करोगे रॉड के ऊपर तो रॉड का वेट भी तो होगा खुद का कुछ ना कुछ। अगर हम रॉड इस वेट से भारी है तो रॉड कभी नीचे नहीं झुकेगी, अगर रॉड इस वेट से हल्की है तो रॉड झुकेगी। कंडीशन तो तभी अप्लाई होगी अगर ये वाला जो वेट अप्लाई कर रहे हो आप, अगर इसका वेट कम है इन कंपैरिजन टू रॉड, अगर रॉड का इसका वेट कम है इसका ज्यादा तो झुकेगी नहीं, अगर इसका वेट इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो ये झुकेगी। तो इसके अंदर दो केस बनते हैं। एक बार तो आप क्या करोगे, वेट केवल इसका वेट इंक्लूड करोगे, रॉड को मानोगे कि रॉड का वेट नहीं है, रॉड वेटलेसनेस कंडीशन है, वेटलेसनेस तो नहीं कह सकते, रॉड जो है उसका खुद का कोई वेट नहीं है। पहला केस फर्स्ट, अगर रॉड का खुद का वेट नहीं होगा तब आपको टॉर्क निकाल के लाना है। दूसरा, अगर रॉड का वेट है और फिर भी ये झुक रही है तब इसमें कितना टॉर्क अप्लाई होगा वो। इसमें दो केस करने, एक बार तो रॉड का वेट को नेगलेक्ट करना है और एक बार रॉड के वेट को इंक्लूड करना है। जब नेगलेक्ट कर रहे हैं रॉड का वेट तो ऑब्वियस बात है आप इसमें 10 ग्राम भी लटकाओगे तब भी ये नीचे झुक जाएगी। अगर रॉड का वेट आप नहीं मान रहे हो कि रॉड का वेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अगर 10 ग्राम भी लटकाते हो तो भी ये झुक जाएगी। अगर आप रॉड का वेट लेके चल रहे हो और फिर भी ये झुक रही है तो इसका मतलब जो रॉड का वेट है वो कम है इन कंपैरिजन टू जो आपने लटकाया है वेट, उसकी कंडीशन में झुकेगी दोनों में। क्योंकि हम कैंटिलीवर पढ़ रहे हैं, कैंटिलीवर का मतलब होता ही ये है कि एक सिरा तो आपका जो एक बैंड है वो तो आपका टाइटली बैंड है और दूसरे वाले के अंदर बैंड हो, मतलब इसके अंदर जो नीचे है वो नीचे झुके बैंड हो, ये वाला दूसरा सिरा वही कैंटिलीवर है। आपको कैंटिलीवर पढ़ना है तो दोनों केसेस में आपको इस रॉड को झुकाना तो है ही है, लेकिन दो केसेस में झुकाना है। एक बार तो इस रॉड का वेट मानना ही नहीं है, अगर नहीं मानेंगे तो आप इसके अंदर टायर भी लटकाएंगे 1/4 ग्राम भी लटकेगा तो भी ये झुकेगा। एक बार इस रॉड का वेट लेके चलना है फिर भी उसे झुकाना है, तो मतलब जो रॉड का वेट होगा उसके कंपैरिजन में ये वाला वेट आपको ज्यादा लटका के चलना है। दो केस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। पहले इसके अंदर एपी की वैल्यू, लास्ट लाइन क्या लिखी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम p is l minus x। ए से लेकर p तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, फिक्स है तो x रहेगी, और p से लेकर p डैश तक की वैल्यू कितनी रहेगी, y, क्योंकि ये भी तो आपका x एक्सिस में और p डैश आपका कौन सी एक्सिस में, y एक्सिस में, तो ये भी तो x रहेगा और p डैश y रहेगा। अब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वैल्यू कब चेंज होगी, जब इसका वेट इंक्लूड हो जाएगा तब इसके वेट में यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, जब इसका वेट भी हो जाएगा ना भारी, ये भारी हो जाएगी और तो यहाँ से भी वेट लगेगा, इधर भी वेट लगेगा, इधर भी, सब जितने भी एंड होंगे सब पर वेट होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब इसमें कुछ है ही नहीं तो पूरी रॉड में एक सा वेट लग रहा है डब्ल्यू। लेकिन जब इसका खुद का वेट होगा और ये इससे ज्यादा होगा तो वो एक कोई एंड होगा जो ज्यादा झुकेगा और कोई एंड होगा जो कम झुकेगा। आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास होता है बीच में, अगर बीच में लगाते हो आप, बीच में लगाया आपने मास को, जैसे ये रॉड है, अब रॉड का खुद का कुछ ना कुछ इसका वजन है, अगर वजन है तो आप सेंटर ऑफ मास को लटकाओ वेट, तो पूरी रॉड पर एक सा वेट होगा, मतलब जो पूरी रॉड झुकेगी वो एक सी झुकेगी, क्यों झुकेगी फिर पूरी रॉड, अगर दोनों सिरे आप बांध लेंगे पूरी रॉड एक सी झुकती है। लेकिन आपने एक सिरे को बांध दिया, एक सिरे का वेट लटकाया, रॉड का वेट है, अगर सेंटर ऑफ मास पर नहीं लटकाया है तो जो वेट का वजन होगा जो लटकाया हुआ वो हर सिरे का अलग अलग होगा, इधर भी अलग महसूस होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर। लेकिन केवल सेंटर ऑफ मास ऐसा होता है, अगर सेंटर ऑफ मास पर आप लटकाते तो पूरी रॉड पर एक सा वेट महसूस करते हैं। आपने सेंटर ऑफ मास पर नहीं लटकाया, कोने पर लटकाया तो रॉड के हर एक पॉइंट पे वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर वेट जब इंक्लूड करेंगे इस पर लटकाऊंगी तो सबसे ज्यादा झुकेगी, इस पर लटकाऊंगी थोड़ी कम जाएगी, इस पर जाऊंगी और ऐसे वैल्यू क्या होती जाएगी इसकी, कम होती जाएगी, लेकिन ये वाला एक सबसे ज्यादा झुकेगा। जब इसका वेट है ही नहीं, हम वेट इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो आप वेट लटका रहे हो तो पूरी रोड पर एक सा वेट हो जाएगा, भले आप सेंटर ऑफ मास पर लटका लो, भले इस पर लटका लो, क्योंकि इसका वजन तो आप इंक्लूड कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर लटकाया, इस पर वेट है ही नहीं पूरी पर, जो यहाँ पर लटकेगा वही यहीं आएगा, उतना ही पूरी रोड झुकेगी। लेकिन इसमें खुद में वेट आने पर ये सिरा ज्यादा झुकेगा, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसमें दो केस पढ़ने हैं, एक बार तो आप पढ़ोगे जब वेट इसका नेगलेक्ट है और एक बार जब वेट को इंक्लूड करेंगे। चलिए पहला केस फर्स्ट आप लोग, हाँ इसको लिखो, फिर डाला केस फर्स्ट, दो केस पढ़ने वाले हैं।
केवल W वाला वेट काम आएगा, बाकी दूसरा वेट काम नहीं आएगा। अब मैं लगा रही हूँ, जब आपने वेट W लगाया तब पॉइंट P डैश पर, क्योंकि आपने वेट W लगाया तो पूरी रॉड नीचे झुकी है, झुकने पर आपका जो आप फोर्स नहीं काउंट करते, हम काउंट करते हैं टॉर्क। जब आप बेंड करते हो नीचे झुकती है रॉड, तो आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, आप क्या अप्लाई करते हो, टॉर्क अप्लाई करते हो। इसके अंदर P डैश पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ऑन पॉइंट P डैश पर इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि P डैश ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे आपकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी में भी निकाल सकते हो, लेकिन बाकी में किसी में लेंथ बढ़ेगी, किसी लेंथ कम होगी। तो मैंने केवल 2 पॉइंट ऐसे माने जिस पर लेंथ का कोई भी चेंज नहीं होगा। P पर जितनी लेंथ है P डैश पर भी उसकी लेंथ वही फिक्स रहेगी, इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट ऐसे लिए जिस पर कोई चेंज नहीं होता। नहीं तो हम पॉइंट यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ मानने पर इसकी लेंथ कम होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती, नीचे वाले मानते तो इसकी कम होती, इसकी ज़्यादा होती, इसकी कम हो जाती। तो इसलिए हमने कोई ऐसी एक्सिस पर पॉइंट लिया है जिस पर वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो मैंने न्यूट्रल एक्सिस पर 2 पॉइंट ले लिए, P और P डैश, जिस पर आपको लेंथ का तो कोई इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा, केवल टॉर्क आएगा अप्लाई। अब टॉर्क आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F क्रॉस R या R क्रॉस F। फोर्स मतलब आपका यहाँ जो लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स वेट लग रहा है, ग्रेविटेशन mg, W लग रहा है, तो इस फोर्स को मैं लिख रही हूँ mg है, W बराबर mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर P डैश पर निकाल रही हूँ, तो P डैश पर वेट यहाँ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से लोगे। वेट अगर यहाँ लिखता तो डिस्टेंस हम यहाँ से नापते, अब वेट इससे भी पलटता हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L माइनस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, L माइनस देखिए W बराबर mg, लास्ट में बोल देंगे जब W की वैल्यू आ जाएगी, उस जगह पर रख देंगे हम mg। अब देखिए, अब जैसे ही हमने इसको झुकाया, इसकी लेंथ में भी चेंज हुआ, रॉड की ऊपर अपर एंड है वो लेंथ बढ़ी और नीचे वाले एंड की लेंथ कम हुई। अब जब लेंथ में चेंज होता है तो आपको पता है कौन सा इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट पड़ता है, यंग मॉडुलस। तो अब इसके अंदर जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये बेंड हो रही है, तो हमने कल पढ़ा था जब रॉड बेंड करते हैं, रॉड बेंड करते हो, बेंड करने पर तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब बेंडिंग मोमेंट ऑब्टेन होता है। इसके अंदर बेंड करने पर बेंडिंग मोमेंट की कल वैल्यू लिखी थी G IG की वैल्यू डिपेंड करती है आप कौन सा कर्व लेके चल रहे हैं, रेक्टेंगुलर स्फीयर है वो उसकी बात है। लेकिन हमने कल पढ़ लिया था जब किसी भी रॉड को मोड़ा जाता है तो उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट ऑब्टेन होता है, और बेंडिंग मोमेंट जो होती है उसकी वैल्यू YIG ओवर R होती है। तो Y यंग मॉडुलस को डिफाइन करता है क्योंकि यहाँ पर लेंथ में चेंज आता है, लेंथ बढ़ती है और कम होती है, इसलिए हम यंग मॉडुलस लेते हैं। पहले इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन तक लिखना, फिर सेकंड इक्वेशन मत लिखना। If y is the young modulus coefficient of the rod and capital R is the इसमें कैपिटल R डिफाइन नहीं है पर मैं बता रही हूँ कैपिटल R है क्या। ये पहले स्ट्रेट थी, फिर ये झुक गई, झुकने से कर्व आ गया, कर्व आया। जो ये कर्व है जो कैपिटल R ले रही हूँ, इस कर्व का जो एक कर्व बन रहा है, R पे जो बन रहा है इसकी रेडियस है कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्व AP डैश, कर्व AP डैश।
evidence ए पी डैश। ए पी कर्व नहीं है, ए पी तो स्ट्रेट लाइन है। कर्व जब बना जब पी से कहाँ पहुंच गया, पी डैश पर, तो ए पी डैश कर्व ऐसा बना है, घूम गया। इस कर्व की रेडियस जो लेके चल रहे हैं वो कितनी लेके चल रहे हैं, कैपिटल आर, कॉमा आई जी, आई जी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rod, therefore bending moment, अब लिख दो G बराबर वाई आई जी ओवर कैपिटल आर, और यहाँ पर जो कैपिटल आर काम कर रहा है वो इसका रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये टॉर्क है पी डैश पर, पी डैश पर टॉर्क कितना आया था, ये बेंडिंग मोमेंट निकला है, ये भी कहाँ पर निकला है, पी डैश पर। इसमें कैपिटल आर इंक्लूड है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस है ए से लेकर पी डैश वाले कर्व की। तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कौन से पॉइंट पर बात हुई है, पी डैश पर। ये टॉर्क है, टॉर्क होता है जब इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। जितना आप टॉर्क लगाओगे रॉड उतनी ज़्यादा बेंड होती जाएगी। टॉर्क का मतलब है जितना आप नीचे खींचते जाओगे इसे टॉर्क, जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा रॉड क्या होती जाएगी, बेंड होती जाएगी। तो मतलब टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो मतलब जो टॉर्क लग रहा है पॉइंट पी डैश पर और जो बेंडिंग मोमेंट ऑब्टेन हो रहा है दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करते जाओगे जो रॉड है सीधी वो उतनी ज़्यादा घूमती चली जाएगी, और घूमने का मतलब है बेंडिंग मोमेंट उतना ज़्यादा हो जाना, रेडियस की वैल्यू में उतना ही चेंज आना, रेडियस चेंज होती जाएगी। अभी आ रहा है और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, तो रेडियस भी क्या होगी इसके साथ साथ चेंज होती जाएगी। किस पॉइंट की हो रही है, पी डैश की। ये भी टॉर्क किस पर है, पी डैश पर, ये भी बेंडिंग मोमेंट किस पर है, पी डैश पर, दोनों बराबर है। तो जितना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करते हैं बेंडिंग मोमेंट उतना ही चेंज होता है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या रहती हैं आपकी, सेम रहती है। तो इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, इसके बराबर लिखो, on applying torque the bending moment of the rod varies therefore from equation first and second varies change होना, therefore from equation first and second, इसको रख कर दो। ये दोनों बराबर हो गए, तो मतलब y आई जी ओवर आर किसके बराबर हो गया, w l माइनस एक्स के बराबर। आर की वैल्यू निकाल दो, w ओवर y आई जी l माइनस अब मैं 1/r की वैल्यू निकालूंगी और उसमें पुट करूंगी। इसके बाद लिखो वी नो डैट, वैसे उसका टाइम आ गया, रीजॉइन करो।